फ़लस्तीन जो कि एक वक्त में कुछ यूँ दिखाई देता था, वक्त के साथ साथ ये सिकुड़ता चला गया और आज इसका नक्शा, इसकी तस्वीर कुछ यूँ दिखाई देती है। दोस्तों, ये सब कुछ रातों रात में नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी, एक लॉन्ग हिस्ट्री है। एक वक्त था, एक दौर था जब 19वीं सदी के आगाज़ तक फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था, और जहाँ पे ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों मज़ाहिब के लोग एक साथ आबाद थे। लेकिन इन्हीं सब के दरमियान एक मूवमेंट जिसे हम ज़ायोनिज़म मूवमेंट के नाम से जानते हैं, उसने जन्म लिया। और इस तहरीक का वाहिद मकसद सिर्फ़ ये था कि हम पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी बसने वाले हैं, जहाँ भी बसते हैं, उनको एक जगह लाकर इकट्ठा किया जाए और जिसके बदले में एक यहूदी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। यानी एक अलग से यहूदी रियासत को बनाया जाए जहाँ पे सिर्फ यहूदी रहें। तो ज़ायोनिज़म मूवमेंट का ये मकसद था, और अपने इस मकसद के लिए उन्होंने दोस्तों फ़लस्तीन जैसी मुक़द्दस सरज़मीन को ही इसलिए चुना क्योंकि यहूदियों के दरमियान फ़लस्तीन द होली लैंड और द प्रॉमिस लैंड कहलाती थी, और आज भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, ये इन्हें द लैंड ऑफ कैनान भी कहते हैं। इस सरज़मीन को द लैंड ऑफ कैनान इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है, उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि खुदा की तरफ से यहूदियों की शरीयत जो नाफिज की गई थी वो यही सरज़मीन थी। तो इसलिए इस सरज़मीन को उन्होंने अपने मूवमेंट के लिए सबसे पहले निशाना बनाया। ज़ायोनिज़म मूवमेंट ने बहुत जल्दी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया से एक बड़ी तादाद में यहूदी फ़लस्तीन की तरफ रुख करने लग गए। और सबसे पहली एक लहर जो है यूरोप यहूदियों की फ़लस्तीन में आकर आबाद हो चुकी थी। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जब सल्तनत उस्मानिया का डाउनफॉल हुआ दोस्तों, उस वक्त हम सब जानते हैं सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त मिली थी और फिर फ़लस्तीन जो है ब्रिटेन के, बरतानिया के कब्ज़े में चला गया था। और ये 1917 की 1917 की बात है जब सबसे पहली मरतबा जो है ब्रिटेन ने यहूदियों के इस प्लानिंग को जो है एक्सेप्ट किया था कि हाँ, यहूदियों की एक अलग रियासत बनाई जाए, जिसको ब्रिटेन ने खुलकर सपोर्ट दे दिया था दोस्तों। तो इसके सपोर्ट के बाद से जो है पूरी दुनिया से यहूदी और तेज़ी से और बड़ी तादाद में फ़लस्तीन की तरफ रुख करने लग गए, जिसका नतीजा ये निकला कि आए दिन फ़लस्तीन में जो है वायलेंस होने शुरू हो गए। रोज़ाना मुसलमानों के और यहूदियों के दरमियान झगड़े होते, लड़ाइयाँ होती, और बात यहीं तक नहीं रुकी, बात जो है जंगों तक जा पहुँची। तो जब ब्रिटेन ने देखा कि मामला ज़्यादा बिगड़ रहा है, ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो उसने अपने कदम पीछे हटा लिए और पूरा फ़लस्तीन का कंट्रोल जो है यूनाइटेड नेशंस ने अपने हाथों में ले लिया। और यूनाइटेड नेशंस ने भी जब देखा कि फ़लस्तीन में आए दिन इंतशार फैल रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, तो उसने जो है एक प्लानिंग बनाई। उस प्लानिंग के तहत ये था कि फ़लस्तीन को जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। पहला हिस्सा जो है फ़लस्तीन अरब को दिया जाए और दूसरा हिस्सा जो दिया जाए वो यहूदी इसराइल को दिया जाए। दोस्तों, ये वही डेट थी, ये वही दिन था, 15 मई 1948 1948 में जब यहूदी रियासत का क़याम हुआ। यहूदी रियासत, एक अलग यहूदी रियासत बनाई गई जहाँ पे सिर्फ यहूदियों का बसना शुरू हो गया और पूरी दुनिया से एक बड़ी तादाद में धीरे धीरे जो है यहूदी वहाँ पे आबाद होना शुरू हो गए। लेकिन ये फ़ैसला जो है, जो यूनाइटेड नेशंस ने दिया था, ये एक तरफ से देखा जाए तो इलीगल फ़ैसला था, क्योंकि वो सरज़मीन तो फ़लस्तीन की थी। तो इसके ख़िलाफ़ जो है, जो उस वक्त की अरब कंट्रीज़ थी, पावरफुल कंट्रीज़ थी, वो अरब कंट्रीज़ आज के अरब कंट्रीज़ की तरह नहीं थी। वो अरब कंट्रीज़, हाँ, वाकई वो सच्चे मुसलमान, सच्चे मुजाहिद, और उनका फ़िक्र होती थी उनके दरमियान अपनी कौम को लेकर, अपने मुसलमानों को लेकर। तो उन्होंने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है, यूनाइटेड नेशंस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और पहली जो है इसराइली और अरब जंग जो है का आगाज़ हो गया। लेकिन बदकिस्मती से इस जंग में दोस्तों अरब कंट्रीज़ को जो है शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और इसराइल जो है जीत गई। और अपनी इस जीत के बाद उसने जो यूनाइटेड नेशंस ने ज़मीनें फ़लस्तीन को दी थी, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो इन्होंने यहूदी यहीं पर नहीं रुके, अपने जीतने के जश्न में इतना ज़्यादा ये मगन हो गए थे कि उन्होंने उन जगहों पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया जो उनके हिस्से में दी गई थी, फ़लस्तीन के हिस्से में दी गई थी। दोस्तों, यहूदियों के बार बार जबरन कब्ज़े की वजह से फ़लस्तीन जो है उस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। पहला हिस्सा जो था वेस्ट बैंक कहलाता था, दूसरा जो है ईस्टर्न यरूशलेम कहलाता था, और तीसरा जॉर्डन था दोस्तों। और जो गाज़ा स्ट्रिप थी वो मिस्र के कब्ज़े में थी। और दोस्तों, फ़लस्तीन के 78% ऐसे इलाके जिसमें वेस्टर्न यरूशलेम भी आता था, उसको यहूदियों ने अपने कब्ज़े में ले लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त जो है 7 लाख फ़लस्तीनी अपने घर से बेघर हो गए थे। और उस दिन को आज भी अल नकबा के नाम से, यानी तबाही के दिन के नाम से याद किया जाता है।
इन सब हालात को देखते हुए दोस्तों एक बार फिर अरब कंट्रीज़ और इसराइल आमने सामने आए, लेकिन बदकिस्मती से इस मरतबा भी अरब कंट्रीज़ को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और इस मरतबा तो पूरे फ़लस्तीन पर इसराइलियों ने, यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया। अपनी शिकस्ता हाली और मजबूरी के बाद भी दोस्तों फ़लस्तीनी बार बार जद्दोजहद और प्रोटेस्ट करते रहे और इन्हीं सब प्रोटेस्ट के तहरीकों के दरमियान एक ऑर्गेनाइजेशन PLO, जिसे पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनकर उभर कर सामने आई और जिस ऑर्गेनाइजेशन का वाहिद मकसद ये था कि हमें किसी न किसी तरीके से फ़लस्तीन को यहूदियों से आज़ाद कराना है। और PLO और इसराइल के दरमियान इसी बिना पर कई सालों तक जंग चलती रही, लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं निकला और PLO ने भी घुटने टेक दिए दोस्तों। और PLO ने इस मुआहदे को एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए, जिसमें इसराइलियों ने साफ साफ लिखा था कि फ़लस्तीन जो है हमारी ज़मीन है, हमारी सरज़मीन है और उसको तकसीम करने की बातें जगह जगह पर लिखी गई थी और कही गई थी दोस्तों। फ़लस्तीन में लगातार यहूदी आते गए, बसते गए, यहाँ पर फ़लस्तीनियों के ऊपर कब्ज़ा करते गए और पूरी दुनिया ये सब कुछ देखती रही। यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज़ को इल्लीगल करार तो दिया, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि सब एक ही सिक्के के पहलू हैं, सब ज़बानी बातें करते हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। तो दोस्तों इसका कुछ नतीजा नहीं निकला। यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ बड़ा कदम नहीं उठाए इसके ख़िलाफ़, इल्लीगल जो कब्ज़ा था इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं आवाज़ उठाई, बस लिखित में दे दिया करता था और ऐसे कुछ भी स्टेप लेने को तैयार नहीं था दोस्तों। फ़लस्तीनियों ने अपनी इस हालत को देखने के बावजूद भी दोस्तों हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार जद्दोजहद करते रहे। इन्हीं सब के दरमियान उस वक्त इंतिफादा का जन्म हुआ, आगाज़ हुआ। इंतिफादा यानी बगावत को कहते हैं और इस इंतिफादा तहरीक की वजह से हमास ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो क़याम अमल में आया। हमास दोस्तों एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो वेस्ट बैंक पे और गाज़ा स्ट्रिप पे यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही थी और उनको वहाँ से निकालना चाह रही थी। तो दोस्तों एक वक्त आया 13 सितंबर 1993 जब US, इसराइल और PLO तीनों ने मिलकर एक ओस्लो एग्रीमेंट पर साइन किया। ओस्लो एग्रीमेंट दोस्तों ये था जिसमें ये दिया गया था, बाकायदा एक ऐसा मुआहदा था कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, जिसमें पहला हिस्सा जो बांटा जाए उस पर पूरा फ़लस्तीनियों का कंट्रोल रहे, दूसरा हिस्सा जो बांटा जाए उसमें जो है पूरा इसराइलियों का कंट्रोल रहे और तीसरा हिस्सा जो बांटा जाए उसमें आधा हिस्सा यहूदियों का रहे, आधा हिस्सा फ़लस्तीनियों का रहे। तो दोस्तों इस तरीके का एक एग्रीमेंट था, उस पर तीनों ने मिलकर, US ने, इसराइल ने और PLO ने मिलकर दस्तखत कर दी। लेकिन दोस्तों नाइंसाफ़ी यहाँ भी थी मौजूद, मसला एक यहाँ भी था क्योंकि जो हिस्सा, जो पार्ट फ़लस्तीनियों को दिया गया था वेस्ट बैंक में, वहाँ पे हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई नामो निशान नहीं था, मिट्टी वहाँ की ज़रखेज़ नहीं थी और जो हिस्सा इसराइलियों को, यहूदियों को दिया गया था उसमें खूब हरियालियाँ थी, खूब पानी थे और बाकायदा वहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़रखेज़ थी। तो दोस्तों एक किस्म से ये भी एक नाइंसाफ़ी की गई थी जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठी लगातार, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं रहा दोस्तों। आगे 2005 में हमास ने गाज़ा पर कब्ज़ा कर लिया और हुकूमत में आ गया और फिर दो हुकूमतें चल रही थी। एक तो गाज़ा में हमास की हुकूमत थी और वेस्ट बैंक में इसराइल की हुकूमत चल रही थी। लेकिन दोस्तों यहूदियों से ज़्यादा शातिर कौन हो सकता है। उन्होंने जो है गाज़ा के तीनों रास्ते बंद कर दिए, ज़मीनी, हवाई और बहरी, हर तरह के रास्ते को बंद कर दिया और आखिर में हमास बिल्कुल मजबूर होकर रह गया। और अभी कुछ चंद सालों पहले दोस्तों US के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को जो है यहूदियों का दारुल हुकूमत कैपिटल करार दे दिया, जो कि बिल्कुल इलीगल एक्टिविटी थी। और इतना ही नहीं, अपने सफारत खाने को उठाकर जो है तेल अवीव से जो है यरूशलेम में लाकर मूव कर दिया, यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये सब कुछ जो है इलीगल एक्टिविटी है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको इलीगल एक्टिविटी मानी, लेकिन हम सब जानते हैं, मैंने पीछे आपको बताया, सब एक सिक्के के पहलू हैं। कौन बोलने वाला है, किसकी मजाल है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने वाला आज नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज़ भी कुछ खास उतना कर नहीं पा रही हैं। अरब कंट्रीज़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक आध दो कंट्रीज़ हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, स्टॉप किलिंग इनोसेंट पैलेस्टीनियंस, द डार्क विल नॉट लास्ट फॉर एवर, आवर होप्स विल नॉट सरेंडर, आवर फेथ विल फाइंड अ वे, आवर फेथ विल फाइंड अ वे, स्टैंड विद पैलेस्टीन, स्टैंड विद फ़लस्तीन।